अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फकत एक मकसद के हसूल के लिए मार्ज वजूद में आती है और जब तक बरकरार रहती है इसी एक मकसद के ताक़ुब में सरगर्दा रहती है। वो मकसद होता है अपने शेयर होल्डर्स के माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की अव्वलीन ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में से एक समझी जाती है, जिसका हदफ आबादी की फलाह, इंसाफ की फराहमी या बरे सगीर के अवाम का मुस्तकबिल संवारना नहीं था, बल्कि हर कीमत पर अपने हिस्सेदारों को दौलत कमा कर देना वाहिद मकसद था। बंगाल में जंग के मारे हुए अवाम जब कहत का शिकार हुए, तब भी कंपनी के अहलकार टैक्स में इजाफा कर रहे थे और टैक्स इकट्ठा करने में जुल्म की आखिरी हद तक जाते थे। कंपनी की लूटमार बढ़ती गई, बरे सगीर की दौलत बरतानिया मुंतकिल होती गई और हिंदुस्तान के अवाम पिसते चले गए। अवाम कंपनी की बर्बरियत से तड़प रहे थे, मगर कंपनी उन्हें जवाबदेह नहीं थी। अवाम के गुस्से से निमटने के लिए कंपनी ने 2,60,000 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट फौज तैयार कर रखी थी, जो बरतानिया की अपनी खुद की फौज से भी 2 गुना ज्यादा थी। जब भी हम 1947 से पहले के जमाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कोलोनाइज किया, इसे गुलाम बनाया, जबकि हकीकत में हिंदुस्तान को एक प्राइवेट कंपनी ने गुलाम बनाया। लेकिन बात यह है कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े मुल्क को अपना गुलाम कैसे बना सकती है। उस वक्त क्या हुआ होगा कि सिर्फ 70,000 पाउंड से बनाई गई 125 लोगों की एक कंपनी और पूरे एक मुल्क को अपना गुलाम बना लिया। आखिर ये मुनाफाखोर खुशामदी ताजर मजबूत तरीन कौमी रियासतों की फौज को शिकस्त देने में कैसे कामयाब हुए और उनकी दौलत उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतों से भी कैसे आगे निकल गई। दोस्तों, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछ सकते हैं, आपको टुकड़ों टुकड़ों में मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो असल कहानी जानते हैं कि भारत को एक प्राइवेट कंपनी ने एक मंसूबाबंदी के तहत कैसे अपना गुलाम बनाया और लूट मार की। आप हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में या कहीं बाहर मुल्क में, हमें कैसे गुलाम बनाया गया, ये एक ऐसी बात है जो किसी ना किसी बहस में आती रहती है। इसीलिए इस वीडियो को इस तरह बनाया गया है कि चाहे कोई जवान हो या मैच्योर, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी से भी रैशनल डिबेट कर सकते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगरचे सन 1600 के बिल्कुल इख्तिताम में कायम हुई थी, लेकिन ये सब चीजें 1577 में शुरू हुई, जब फ्रांसिस ड्रैक सोने और चांदी की तलाश में जनूबी अमेरिका में हिस्पानवी बस्तियों को लूटने के लिए इंग्लैंड से एक मुहिम पर निकला। गोल्डन हिंद में कश्तीरानी करते हुए उसने बहुत लूटमार की और फिर 1579 में बहरुल काहिल के उस पार रवाना हो गया, जो उस वक्त सिर्फ हिस्पानवी और पुर्तगालियों की गुजरगाह के लिए जाना जाता था। ड्रैक आखिरकार ईस्ट इंडीज में चला गया और मुल्कास के पार पहुंचा, जिसे स्पाइस आइलैंड यानी मिर्चों का मुल्क भी कहा जाता था, जहां सुल्तान बाबुल्ला से मुलाकात के बाद लूटे हुए सोने और चांदी के बदले अंग्रेजों ने लौंग और जायफल समेत गैर मुल्की मसालों का एक बड़ा जखीरा हासिल किया। ड्रैक 1580 में इंग्लैंड वापस आया और हीरो बन गया। उसके इस समुद्री सफर ने इंग्लैंड के खजाने के लिए बहुत ज्यादा रकम जमा की थी और सरमायाकारों को तकरीबन 5000% का मुनाफा हासिल हुआ। इस तरह 16वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों के मशरकी डिजाइन में एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई। उस वक्त असल में मसाला जात एक बहुत ही आला कीमत वाली शय थे। काली मिर्च इस कदर कीमती समझी जाती थी कि उसका मवाजना सोने से किया जाता था और ताजिर इसे ब्लैक गोल्ड कहते थे। मगर उस वक्त मसालों की तजारत पर डच का ज्यादा कंट्रोल था और बरतानिया में भी डच ही सप्लाई करते थे, यानी उनकी मुकम्मल अजारादारी कायम थी। अब होता यह है कि 1599 के वस्त में डच ताजरों ने काली मिर्च पर 5 शिलिंग का इजाफा कर दिया। उस वक्त की करेंसी शिलिंग थी, लिहाजा अंग्रेज इस किस्म की अजारादारी पर बहुत नाराज हुए और 1 महीने बाद 24 अमीर तरीन ताजर लंदन शहर की हॉल स्ट्रीट में जमा होते हैं और फैसला करते हैं कि डच ये हेरा फेरी कर रहे हैं और इसका वाहिद हल ये है कि हमें खुद तजारत करना होगी। जहाजरान फिच और लिंकास्टर के अलावा इस ग्रुप में लंदन के उस वक्त के लॉर्ड मेयर स्टेफन स्वामी और लंदन के एक ताकतवर सियासतदान और एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस स्मिथ शामिल थे, जिन्होंने लिवेंट कंपनी कायम कर रखी थी। 22 सितंबर को इस ग्रुप ने फैसला किया कि उनकी कंपनी को ईस्ट इंडीज के सफर में कदम रखना होगा और इस मकसद के लिए उन्होंने 30,133 पाउंड की सरमायाकारी भी जमा कर ली। इस मंसूबे की मंजूरी के लिए उन ताजरों ने मलका से रुजू किया और अपनी दरखास्त पेश की। अगरचे रॉयल चार्टर हासिल करने की उनकी ये पहली कोशिश मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मलका की गैर सरकारी मंजूरी हासिल कर ली थी, जिसके फौरन बाद उन्होंने शेयर होल्डर्स की तादाद को 125 तक बढ़ा लिया और इस मंसूबे के लिए एक बहरी जहाज भी खरीद लिया, जबकि कंपनी ने अपनी सरमायाकारी को भी 68,373 पाउंड तक बढ़ा दिया था। उस वक्त कंपनी का नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था।
उन्होंने एक साल बाद यानी 31 दिसंबर सन 1600 को दोबारा इजलास मुनक्किद किया और इस बार वो रॉयल चार्टर हासिल करने में कामयाब हो गए। मल्का ने जॉर्ज एरल ऑफ किम्बरलैंड बशमूल जेम्स लिंकास्टर, सर जॉन हार्टे, सर जॉन स्पेंसर जो कि दोनों ही लंदन के लॉर्ड मेयर रह चुके थे, उनके अलावा एडवेंचरर एडवर्ड माइकल बोर्न और 218 दीगर ताजरों की दरखास्त का मुस्बत जवाब दिया था। रॉयल चार्टर ने कैप ऑफ गुड होप के मशरिक में तमाम ममालिक के साथ तिजारत पर कंपनी की मुकम्मल अजारादारी कायम कर दी थी और आपनाए मैगलेन के मगरिब में मौजूद कोई भी इंग्लिश ताजिर कंपनी से लाइसेंस हासिल किए बगैर तजारत नहीं कर सकता था, और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसका बहरी जहाज और सामान जब्त कर लिया जाएगा, जिसमें से आधा क्राउन और आधा कंपनी को जाता था, और साथ ही ऐसे आजाद मुजरिम के लिए शाही कैद की सजा भी मुकर्रर कर दी गई थी। चार्टर ने थॉमस स्मिथ को कंपनी का पहला गवर्नर मुकर्रर करते हुए जेम्स लिंकास्टर समेत 24 डायरेक्टर्स नामजद कर दिए थे। बुनियादी तौर पर यह सब वेंचर ईस्ट इंडीज के इलाके में होना था, इसलिए इस कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। अब मल्का पहले ही जानती थी कि दूसरे ममालिक भी इस इलाके में तजारत कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहले से ही काफी मुकाबला होगा। तो मल्का ने कहा कि इंग्लैंड से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी जो वहां जाकर तजारत करेगी, इंग्लिस्तान से कोई भी और कंपनी वहां जाकर तजारत नहीं करेगी। अगर ऐसा करते हैं तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि इन इलाकों में पहले से ही मुकाबला है और हमारी अपनी ही कंपनी का दूसरी कंपनी से मुकाबला करना अच्छा फैसला नहीं होगा। इसीलिए मल्का ने यह फैसला किया था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन इलाकों में तिजारत के लिए जाती है तो इसे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मल्का ने कंपनी को जरूरत से ज्यादा इख्तियारात दे दिए। मिसाल के तौर पर अपना पैसा छापना, जिस इलाके में तिजारत करेंगे वो वहां अपने कवानीन बना सकते हैं, वो अपनी फौज रख सकते हैं, उनकी अपनी खारजा पॉलिसी हो सकती है, वो अदालतें चला सकते हैं और वो सजाएं भी दे सकते हैं। चुनाचा ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई थी मल्का की जानिब से। कम से कम इसी किस्म के इख्तियारात यूरोप की दीगर कंपनीज को भी हासिल थे, और इसी तरह यूरोपीय ममालिक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कॉलोनीज कायम करके और वहां की दौलत लूट खसूट के यूरोप मुंतकिल कर रहे थे। सन 1500 से 1599 तक यूरोप के हालात हिंदुस्तान पर कब्जे की अंग्रेज ख्वाहिश को हवा देने में अहम थे। तब यूरोपीय ताकतें स्पेन और पुर्तगीज की क़यादत में कॉलोनियां और तिजारती अजारादारियां बनाने की दौड़ में लगी हुई थी। उन्होंने जनूबी अमेरिका में बड़ी सल्तनतें कायम की और मकामी अमरीकियों की नस्ल कुशी की, जिनके पास जदीद असलहा नहीं था। सोने और हीरे की बड़ी मिकदार जनूबी अमेरिका से यूरोप भेजी गई। हॉलैंड और फ्रांस ने भी समंदरी तिजारत से फायदा उठाया और सिर्फ बरतानिया ही कुछ वजूहात की बिना पर बेतहाशा लूटमार में अपना हिस्सा हासिल करने से कासिर था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मसालों के इस इलाके में जाकर तजारत करना थी। इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा और खतरा बहुत ज्यादा था, और अंग्रेज उस वक्त इतने अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक काम किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना दिया। मतलब आपको कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और उस पैसे के स्टॉक ले लेते हैं, और जब कंपनी को मुनाफा मिलेगा तब आपको भी उस मुनाफे का हिस्सा मिलेगा। जिस तरह से आज के दौर में आप कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, बिल्कुल वही चीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि अपने लिए मुनाफा कमाए और इसमें सरमायाकारी करने वाले शेयर होल्डर्स को मुनाफा कमा कर दे, चाहे उन्हें मकामी कानून तोड़ना पड़े या इंसानियत का नुकसान हो। इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं था और वो कवानीन तोड़ने में हिचकिचाते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें मल्का की हिमायत हासिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ करने जा रही थी, इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा खतरा मोल लेना पड़ेगा, और इसीलिए उन्हें काम करने के लिए वर्कर्स भी नहीं मिल रहे थे। लिहाजा शुरू में वो लंदन के न्यूगेट जेल से क्रिमिनल्स को अपने साथ लेकर गए और कुछ लोगों को लंदन बेडलाम और पागल खाने से भी ले जाया गया। अब इन सब बातों के बाद वो एक जहाज लेकर इंडोनेशिया के मोलोको जजीरे की तरफ रवाना हुए। एक मशहूर जहाजरान सर जेम्स लैंकास्टर 1601 में रेड ड्रैगन नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले सफर की कमांड कर रहे थे। रेड ड्रैगन इंडोनेशिया के पहले सफर का परचम बरदार जहाज यानी फ्लैगशिप था, और असल में यह एक समुद्री डाकू जहाज था जिसे माजी में स्पेन को लूटने के मकसद से बनाया गया था। 13 फरवरी 1601 को यह जहाज दरियाई टेम्स से गुजरकर बरतानवी बंदरगाह डूवर की तरफ रवाना हुआ और खुले समंदर में अपने सफर का आगाज किया। दोस्तों, बिल्कुल शुरू में उनका हिंदुस्तान जाने का कोई इरादा नहीं था, जबकि मोलोको जजीरे पर दीगर यूरोपीय ताकतें पहले से अपने कदम जमा रखे थे, और जब अंग्रेज वहां पहुंचे तो इस इलाके में हिस्पानवी, पुर्तगाली और डच ताजर पहले से ही तजारत कर रहे थे। डच ताजरों की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इस इलाके की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनकी फौज भी बहुत बड़ी थी। चुनाचा अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंची तो हालात उनके हक में ज्यादा बेहतर नहीं गए।
डच पहले से वहां काम कर रहे थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से भगा दिया गया। लेकिन तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद बिल आखिर वो जून 1603 में 900 टन मसालों के साथ इंग्लिस्तान वापस आए, जिससे उन्हें 300% मुनाफा हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया में तिजारत पर होने वाले इंग्लो डच तनाज़ात ने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो अपनी कोशिशों को हिंदुस्तान पर दोबारा मरकूज करें। अब इसके बाद वो दोबारा मशरिक की तरफ जाने का इरादा करते हैं, लेकिन इस बार वो हिंदुस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों के लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि पुर्तगाली 1498 से हिंदुस्तान में तजारत कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी वो हिंदुस्तान जाकर तजारत करने का फैसला करते हैं। चुनाचा 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सफारतकार विलियम हॉकिंस को हेक्टर नाम का एक जहाज दिया गया और उस जहाज के साथ 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस पहली बार हिंदुस्तान के शहर सूरत पहुंचा। और इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको उस वक्त के हिंदुस्तान के हालात के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं, फिर हम कहानी की तरफ वापस आएंगे। उस वक्त अगर हम हिंदुस्तान में सल्तनत की बात करें तो वो मुगलों की सल्तनत थी और मुगल अपनी हुक्मरानी के अरूज पर थे। हिंदुस्तान तकरीबन 150 मिलियन लोगों का घर था, जो उस वक्त दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा बनता था। मुगल बादशाह अकबर आजम के दौर में हिंदुस्तान न सिर्फ अमन की सरजमीन बना था, बल्कि दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी बन चुका था। हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर मुगलों की हुकूमत थी। उस वक्त ये सारा इलाका हिंदुस्तान था और ये सब्ज हिस्सा पूरी मुगलिया सल्तनत थी। मुगलों ने ज्यादा से ज्यादा इलाके पर हुकूमत की और बाकी बादशाह नीचे के इलाके में हुकूमत करते थे। अब पूरी मुगलिया सल्तनत की सरबराही बादशाह के पास होती थी और ये पूरी मुगलिया सल्तनत 12 इलाकों में तकसीम की गई थी, जिसे सूबा कहा जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की रियासतें मुख्तलिफ सूबों में तकसीम की जाती हैं। सूबों के गवर्नर को सूबेदार कहा जाता था और गवर्नर मकामी अवाम से टैक्स लेता था और मुगल बादशाह को वो टैक्स अदा किया जाता था। यानी तमाम सूबों के सूबेदार पूरी सल्तनत से टैक्स जमा करके शाही दरबार में पेश करते थे और इसी टैक्स से जमा होने वाली दौलत से मुगलिया सल्तनत की फौज को बरकरार रखा जाता था। जबकि बरतानिया उस वक्त निस्बतन एक गरीब मुल्क था, एक ऐसा मुल्क जो हिंदुस्तान की आबादी का सिर्फ 5% था और आलमी मईशत में उसका हिस्सा 3% से भी कम था। जबकि हिंदुस्तान उस वक्त एक सनती पावर हाउस समझा जाता था और ये महज 1-2 इलाके की बात नहीं है। उस वक्त पूरा हिंदुस्तान ही दुनिया भर के लिए टेक्सटाइल पैदा करने वाला एक मुल्क था। मिसाल के तौर पर अब के दौर में चीन पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का 28% पैदा करता है, मगर उस वक्त सिर्फ अकेला हिंदुस्तान ही 25% पैदावार पैदा करता था। और अगर आप पूरे यूरोप की मईशत को भी शामिल कर लें तो भी हिंदुस्तान की मईशत उससे बड़ी थी। और अगर हम आज के हिसाब से इसका मवाजना करें तो ये $21 ट्रिलियन के बराबर बनता है। उस वक्त हिंदुस्तान एक मुआशी ताकत था, इसके साथ मुगल भी ताकतवर थे। चुनाचा उस वक्त हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक सुपर पावर की तरह था, इसलिए अंग्रेज इंडिया को गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया कहते थे। तो वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस सूरत इंडिया पहुंचता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1 साल हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुजारा और इंडिया के बारे में हर तरह की मालूमात हासिल की। विलियम हॉकिंस बहुत सारी खुफिया मालूमात के साथ आखिर क्या करना चाह रहा था और विलियम हॉकिंस शहंशाह जहांगीर के दरबार तक कैसे पहुंच गया। इंग्लैंड वापस पहुंचकर कंपनी को इंडिया में तजारत और कब्जे के बारे में हॉकिंस ने क्या मशवरा दिया और फिर कंपनी ने अपनी आखिरी चाल क्या चली। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी सीरीज की अगली एपिसोड में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंसाइटफुल वीडियोस। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए घंटी के बटन पर क्लिक करें। जबकि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे AR ऑफिशियल की एक और हैरत अंगेज एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।